ओके, लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हम कर रहे थे गेन्स फ्रॉम ट्रेड के ऊपर। हमने डिस्कस किया था गेन्स फ्रॉम ट्रेड, मॉडर्न अप्रोच क्या है गेन्स ऑफ ट्रेड की, और हमने डिफरेंट टाइप के टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया था। तो जो लास्ट टॉपिक था जो डिस्कस करना था हमको, थोड़ा जल्दी में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो आपका था पोटेंशियल ट्रेड, पोटेंशियल गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड एक्चुअल गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ये क्या क्षमता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड की और क्या वास्तविकता है, उन दोनों की डेफिनेशन हमने देखी थी। तो जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो पोटेंशियल और एक्चुअल में जो बेसिक सा डिफरेंस है आपका, वो आपका क्या है कि जब आप दो कंट्रीज ले रहे हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, क्या आपने दो कंट्रीज ली, दो कंट्रीज हैं एंड टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई। दोनों कंट्रीज में दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं दोनों ही देशों में। तो जब हम डोमेस्टिक कॉस्ट के रेशियो को लेते हैं, जब हम डिफरेंस लेते हैं डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो का, तो उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं आपका पोटेंशियल गेन्स फ्रॉम ट्रेड, जिसको कि आप जीपी से दिखा रहे हैं। जीपी मतलब पोटेंशियल गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ठीक है, व्यापार से जो लाभ हो रहा है पोटेंशियल फॉर्म में, उसको हमने जीपी से दिखाया है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि in two countries, say A and B, is determined taking the difference in the domestic cost ratio of two commodities, say X and Y. ये हमें डोमेस्टिक कॉस्ट का रेशियो लेना है, किसके डोमेस्टिक कॉस्ट का, जो दो कमोडिटीज हैं X एंड Y। तो मतलब कॉस्ट ऑफ X डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ Y। ये जो X और Y का कॉस्ट का रेशियो है कंट्री A में, इसका डिफरेंस हम किसके साथ ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्स अपॉन कॉस्ट ऑफ वाई इन कंट्री बी। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों देशों में जो कॉस्ट आ रही है एक्स एंड वाई कमोडिटी को बनाने में, इन दोनों का जो रेशियो होगा, उसका डिफरेंस, उसके अंतर को जब आप लोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल गेन्स फ्रॉम ट्रेड। जबकि जब मैं एक्चुअल की बात कर रही हूँ, तो एक्चुअल क्या बताता है आपका, प्राइस का रेशियो। जैसे हमने यहाँ पर कॉस्ट का रेशियो लिया, वैसे ही हम एक्चुअल में किसका रेशियो लेते हैं, प्राइस का। तो एक्स कमोडिटी जितने में बेची जा रही है अपॉन वाई कमोडिटी जितने में बेची जा रही है, कहाँ पे, कंट्री ए में, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इन कंट्री बी। तो दोनों में बहुत बेसिक सा आपका डिफरेंस है, एक में हम कॉस्ट को ले रहे हैं, एक में हम प्राइस को ले रहे हैं। तो एक्चुअल क्या हो रहा है, प्राइस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन हो रहा है गेन्स फ्रॉम ट्रेड, और जो पोटेंशियल है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये आपका पोटेंशियल और एक्चुअल का डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एंड प्राइस। लागत और कीमतों के अनुसार आप क्या कर रहे हो, विभाजित कर रहे हो, बाइफरकेट कर रहे हो दोनों तरीके के गेन्स फ्रॉम ट्रेड को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है, अगर पूर्ण प्रतियोगिता होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में हमें क्या पता है कि प्राइस बराबर होता है एवरेज कॉस्ट के। जो आपने परफेक्ट कंपटीशन का फीचर पढ़ा है, आप कहते हो ए आर इज इक्वल्स टू ए सी। यहाँ पे कीमत और लागत दोनों एकदम जस्ट बराबर होते हैं। ये आपका ए आर का कर्व होता है, जिसको हम पी बोलते हैं, प्राइस, और यहीं से आपका क्या जाता है, एवरेज कॉस्ट का कर्व। तो ये आपका जो पॉइंट होता है, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, P इज इक्वल्स टू ए सी। तो परफेक्ट कंपटीशन में कॉस्ट हमेशा बराबर होगी प्राइस की। तो इसका मतलब जिस इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन होगा, वहां पे जीपी इज ऑलवेज इक्वल्स टू जी ए। वहां पे जो आपका प्राइस है वो बराबर होगा किसके, एक्चुअल, उसके पोटेंशियल और एक्चुअल हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि पोटेंशियल आपको किसको दिखा रहा है, कॉस्ट को, एक्चुअल किसको शो कर रहा है, प्राइस को। तो ऐसी कंडीशन में जीपी और जी हमेशा बराबर होगा जिस इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन लाई कर रहा है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ऐसी इकोनॉमी जहां पर कोई भी टेरिफ नहीं लगता है, कोई भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, उस कंट्री में हमेशा पोटेंशियल और एक्चुअल बराबर होगा। मतलब प्राइस का रेशियो और कॉस्ट का रेशियो हमेशा बराबर है। इन विच केस दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर टेरिफ या कोई भी बैरियर काम नहीं करता है। पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रही हूँ। बट अगर परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के कोई और कंपटीशन है, तो क्या होगा, पी एक्स अपॉन पी वाई का रेशियो या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा, किससे, सी एक्स अपॉन सी वाई से। ठीक, कि अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया में अगर दो कमोडिटीज के प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ,
या तो प्राइसेस हाई होंगे दोनों कमोडिटीज के रेशियो से, या तो कॉस्ट हाई होगी। तो अगर पी एक्स अपॉन पी वाई ज्यादा है सी एक्स अपॉन सी वाई से, ठीक, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि जो आपने जितने पे आप बेच रहे हो वो वैल्यू ज्यादा है जितने पे आपकी लागत आ रही है उससे। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि एक्चुअल गेन ज्यादा है। जहां पी एक्स और पी वाई आ रहा है, जहां पे प्राइस का रेशियो ज्यादा है, उसका मतलब आप कह रहे हो कि आप एक्चुअल की बात कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअल क्या दिखाता है, प्राइस को शो करता है। ठीक है, एक्चुअल आपका प्राइस को दिखा रहे हैं, तो अगर प्राइस का रेशियो ज्यादा है तो मतलब आप कह रहे हो एक्चुअल ज्यादा है पोटेंशियल से। अदरवाइज अगर सी एक्स अपॉन सी वाई ज्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो इसका मतलब पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, कैपेसिटी ज्यादा है उतना, लेकिन अचीव नहीं किया जा सकता, उतना अचीव किया नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल गेन ज्यादा है एक्चुअल से, अगर कॉस्ट का रेशियो ज्यादा हो तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो पोटेंशियल और एक्चुअल गेन्स फ्रॉम ट्रेड को, कि इनकी डेफिनेशन क्या है, कौन से हम इसमें फैक्टर्स यूज करते हैं, और दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप के थ्रू आप बताओगे कि एक्चुअल ज्यादा होगा या फिर पोटेंशियल ज्यादा होगा। कोई डाउट इसमें? तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, कौन से रीजंस हैं जो गेन्स फ्रॉम ट्रेड को डिटरमाइन कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो पहला रीजन आप क्या कह सकते हो, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, जो आपने देखा अभी तक थ्रू आउट हमारा क्या डिस्कशन हुआ है पूरी सेकेंड यूनिट में, कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या कर रही है, एक्चुअली डिटरमाइन ही कर रही है कि फायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि आप जब ऑफर कर्व बना रहे हो तो आप उसके थ्रू से आप बता रहे हो कि टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन जा रही है, किसके पास से जाएगी किसके पास से नहीं जाएगी, उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हो कौन सी कंट्री को फायदा होगा और कौन सी कंट्री को फायदा नहीं होगा, किसके फेवर में है किसके लिए अनफेवरेबल है। तो पहला कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा गेन्स फ्रॉम ट्रेड को वो क्या है आपका, टर्म्स ऑफ ट्रेड। दूसरी चीज क्या हो सकती है, हम कह सकते हैं डिफरेंस इन कॉस्ट। लागतों में अंतर क्या करता है, डिसाइड करता है फायदे को, गेन्स फ्रॉम ट्रेड को फायदा करेगा। क्योंकि दो अगर कंट्रीज है, एक में कॉस्ट आपकी कम आ रही है एक में कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है, तो डेफिनेटली जहां पर कॉस्ट कम आएगी वहां पे स्पेशलाइजेशन होगा, जहां पे विशिष्टीकरण होगा वहीं पे क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा या एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो कॉस्ट कम आने का मतलब कि वहां पे प्रोडक्शन का एनहांसमेंट होगा। तो जहां प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा उस कंट्री को क्या होगा, फायदा होगा ट्रेड करने से। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड किसके फेवर में रहेगा, जहां पर लागतों में अंतर होगा, जहां पे लागतें कम आएंगी वहां पे कंपैरेटिव एडवांटेज का रोल आएगा, वहां पर तुलनात्मक रूप से फायदा होगा, और वो कंट्री हमेशा उसके लिए गेन्स फ्रॉम ट्रेड फेवरेबल रहेंगे जहां पर कॉस्ट कम होगी। थर्ड चीज आप क्या कह सकते हो, साइज ऑफ कंट्री। कंट्री का साइज भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है, कंट्री का साइज कितना बड़ा है या छोटा है डिटरमाइन करेगा उसके गेन्स को, उसके फायदे को। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी कंट्री होगी तो वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, मार्केट वहां पर ज्यादा होगी, जहां पे मार्केट ज्यादा बड़ी है वहां पर डिमांड ज्यादा होगी। तो डिमांड ज्यादा होने का मतलब फर्दर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर आप कह रहे हो लार्ज कंट्री है तो वहां पे मार्केट ज्यादा है, मार्केट बड़ी है तो इसका मतलब डिमांड वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, मांग ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए बेटर मेथोडोलॉजी वहां पे यूज की जाएगी। ठीक है, आप बेटर आप स्टाइल यूज करोगे प्रोडक्शन की, प्राइस मैकेनिज्म वहां पर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हो, उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर कह सकते हो आप इनकम का लेवल इंक्रीज करेगा। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड उस कंट्री के लिए ज्यादा होगा जहां पर साइज ऑफ कंट्री लार्ज होगी। क्यों, क्योंकि ये अपने रिसोर्सेज को, संसाधनों को ज्यादा प्रॉपर ढंग से यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। ठीक है, फर्दर आपका क्या है, लेवल ऑफ इनकम, आय का स्तर, जहां पर लोगों की आय ज्यादा होगी, फर्दर आपका
वही एक्सप्लेनेशन आएगा कि जब इनकम ज्यादा है तो वहां पर डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इनकम ज्यादा होने की वजह से ही लोग वहां पे डिमांड ज्यादा करेंगे, और डिमांड ज्यादा होने की वजह से फर्दर आपका ये चैनल चलेगा कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन ज्यादा होने से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पहले ग्रॉस इनकम बढ़ेगी, फिर आप कहोगे उसी उसी के बेसिस पे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। फैक्टर एंडोमेंट भी क्या है, आपका इम्पोर्टेंट रीजन है। फैक्टर एंडोमेंट से मतलब क्या है कि कौन सी कंट्री किस तरीके के गुड्स में स्पेशलाइजेशन कर रही है। ठीक है, कारकों में किस तरीके का स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण है वहां पर, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है या फिर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर आपकी कंट्री है लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। आवाज नहीं आ रही है क्लास? रोहित, आप अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए प्लीज, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है। ठीक है, हम बात करते हैं फैक्टर एंडोमेंट की कि लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव। जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इंडिया लार्ज कंट्री है लेकिन लेस डेवलप्ड है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी का नेचर कैसा है। ठीक है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होती है जहां पर, तो वहां पे स्लो होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस। तो यह आपका बड़ी कंट्री जरूर है पर आपका क्या है, डेवलपिंग फेज में है। तो इसलिए हम इसको बोल देंगे क्या कि लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। इस वजह से यहाँ पे स्लो है प्रोसेस डेवलपमेंट का। तो जो इकोनॉमी आपकी कैपिटल इंटेंसिव होगी, जो ज्यादा टेक सेवी होगी, जो ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ ओरिएंटेड होगी, वहां पे ज्यादा क्या होगा, इनोवेशन होने के चांसेस हैं, नव परिवर्तन वहां पर ज्यादा होगा। तो जब इनोवेशन ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं उस कंट्री का R&D स्ट्रांग होगा। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। तो जहाँ पे लगातार इनोवेशन हो रहा है, क्योंकि इनोवेशन क्या करता है, एक इनोवेशन दूसरे नए इनोवेशन की तरफ लीड करता है। तो नई नई चीजें जब लगातार मार्केट में आएंगी तो इनोवेशन हमेशा लीड करेगा डेवलपमेंट की तरफ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी इकोनॉमीज में क्या होगा, आपका ये ज्यादा गेन्स फ्रॉम ट्रेड का फायदा वहां पर ज्यादा होगा, जो इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव होगी। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड से टोटल आपको क्या समझ में आ रहा है? गेन्स फ्रॉम ट्रेड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड कैसे अफेक्ट होता है, किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन्स फ्रॉम ट्रेड में क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन होता है सेकेंड यूनिट से, वो आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, टर्म्स ऑफ ट्रेड के टाइप्स से। ठीक है, कि कितने तरीके के होते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो वो क्वेश्चन आपका शॉर्ट में अलग से आता है, वो आपका लॉन्ग का पार्ट नहीं बनता। लॉन्ग में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका गेन्स फ्रॉम ट्रेड और टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेट करते हुए आएगा। और वो आपको बेसिकली क्या बताना है कि जो मॉडर्न अप्रोच आपने डिस्कस करी थी गेन्स फ्रॉम ट्रेड की, मोस्टली वहां से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। बाकी आप अनसॉल्व देखोगे सेकेंड यूनिट की तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे लिखना है। ये सेकेंड यूनिट थोड़ी वेक सी है, स्पेसिफिक टॉपिक आपका नहीं आएगा, थोड़ा मिक्स करके आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। बट अगर आपने क्लासेस करी हैं अटेंड प्रॉपरली तो आप उसको कर लोगे। अगर आपने अनसॉल्व देखी होगी तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अभिषेक, क्या आपको पूछना है हिंदी में? स्पेसिफिकली मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं तो लेक्चर का मोड इंग्लिश हिंदी मिक्स करके ही बता रही हूँ, तो आप बता दीजिए आपको क्या पूछना है। क्वेश्चन क्वेश्चन में ये कह रही थी कि व्यापार की जो शर्तें हैं और व्यापार से जो लाभ है, इसको मिक्स करके ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंड यूनिट का। क्योंकि आपने जब व्यापार की शर्तों के प्रकार अलग से पढ़े हैं, गेन्स फ्रॉम ट्रेड या फिर व्यापार से जो लाभ हो रहा है उसको आपने अलग से पढ़ा है। तो आप अनसॉल्व देखना, उसमें जो क्वेश्चन आए होंगे उसको देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग अनसॉल्व साथ में लेकर बैठा करिए, देखा करिए कौन से क्वेश्चन आए हैं, जहां ना समझ में आए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या क्या कंटेंट इसमें रिक्वायर्ड है, आप पूछ सकते हो। तो आप लोगों को अनसॉल्व को देखना पड़ेगा कि हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। सेकेंड यूनिट में आपका एक पार्ट बच रहा है अभी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। वो मैं आप लोगों का करूंगी थर्ड यूनिट में, क्योंकि थर्ड यूनिट में बैलेंस ऑफ पेमेंट की थियरीज है। तो एक्सचेंज रेट पढ़ाने के साथ ही वहां पे डिस्कशन करूंगी।
तो अप टू दिस पॉइंट हम इस पोजीशन में है कि हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड है, सेकेंड यूनिट कंप्लीट है। अभी तक इन 2 यूनिट्स में आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई कंटेंट आप लोगों को ना मिल रहा हो या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुई हो? आकाश, आंसर राइटिंग कैसे करना है? आंसर राइटिंग आपको, देखिए, जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इधर उधर की भी मिल जाएंगी, बस उसको पेज का साइज बढ़ाने के लिए। बट अगर आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम होता है तो अगेन आपके पास रिस्ट्रिक्शन होगी नंबर ऑफ पेजेस की। तो इंटरनेशनल के पेपर में खास तौर पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल के पेपर में आपका डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट एंड क्लीन डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है और उसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर 3 पेज का ही आपको विंडो मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके बेसिकली आपको फोकस करना है डायग्राम और उसके एक्सप्लेनेशन में, और जो भी उसका कंक्लूजन आ रहा है वहां तक। तो आप बुक लेकर बैठिए और जो भी क्लास नोट्स है उसको लेके बैठिए और अपने एक नोट्स बनाने शुरू करिए, क्योंकि आपके पास पेज विंडो का बैरियर होगा। आप बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज कर पाएंगे। आज के टाइम के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है आप लोगों को ऑनलाइन पेपर ही होगा, तो प्रिपेयर रहिए ऑनलाइन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। इन केस ऑफलाइन होता है तो भी इंटरनेशनल के पेपर में आपके पास कंटेंट बहुत सारा होता है, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, तो पेजेस बढ़ते जाते हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा छोटा करना है अपने आंसर को, और मेन फोकस आपको डायग्राम्स और एक्सप्लेनेशन पे ही देखना है। नहीं ऋतिक, आप मिक्स करके नहीं लिख सकते, या तो पूरा पेपर आपको हिंदी में देना है या पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही देना है। एक कॉपी में एक लैंग्वेज ही रहेगी। निशु बताइए, आप क्या पूछ रही हैं? कंसेप्ट्स ऑफ टीओटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीओटी। एग्जाम का पैटर्न आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव ही रहता है। टीओ ये नहीं आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। अगर ऑफलाइन हुआ तो पुराना पैटर्न ही चलेगा, आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन, आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। बट अगर ऑनलाइन होता है तो पेपर आपका पूरी तरीके से सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन ही रहेंगे सिर्फ। स्टार्ट कर रही हूँ मैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ अभी। हाँ, आपका प्रोसीजर वही रहेगा आंसर राइटिंग का, कि पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर डायग्राम, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, और फिर फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट्स। आप लोगों की क्वेरीज खत्म हो गई हो तो हम नए टॉपिक पर स्विच करें। ऐसा हो सकता है कि आप एक पेपर हिंदी में दे दो, दूसरा पेपर इंग्लिश में दे दो, ऐसा पॉसिबल है, बट एक पेपर में 2 लैंग्वेज नहीं चलेंगी आपकी। ऐसा हो सकता है फर्स्ट पेपर आपने दे दिया हिंदी में, सेकंड आप इंग्लिश में दे रहे हो, वो ठीक है, क्योंकि एक ही कॉपी 2 टीचर्स के पास जाती है, मतलब एक कॉपी आपकी अलग अलग टीचर्स के पास नहीं जाएंगे ना, एक टीचर आपकी पूरी एक कॉपी चेक करेगा। मैं अलग कॉपी चेक कर सकती हूँ, कोई दूसरा टीचर कोई दूसरी कॉपी चेक करेगा, तो मेरे पास जो कॉपी आनी चाहिए उसमें कंप्लीट एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो 2 पेपर्स आप दोनों अलग लैंग्वेज में दे सकते हो। देखिए, वेरियस कंसेप्ट ऑफ टीओटी आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, कि आपने देखा है टाइप्स क्या है टीओटी के, फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं टीओटी को, और जो आप कह रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीओटी, तो इम्पोर्टेंस ऑफ टीओटी को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा गेन्स फ्रॉम ट्रेड के साथ, क्योंकि बेसिकली आप कह रहे हो कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हम डिटरमाइन क्यों कर रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गेन्स फ्रॉम ट्रेड डिटरमाइन करना है। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड या व्यापार से लाभ को बताने के लिए हमें व्यापार की शर्त पता होनी चाहिए, तो यहाँ से इन दोनों टॉपिक्स का आपका लिंकेज स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ टीओटी का। गेन्स फ्रॉम ट्रेड बता दीजिए संजना, पूरी क्लास में गेन्स फ्रॉम ट्रेड ही तो मैंने बताया है लास्ट क्लास से अभी तक। पूरी यूनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड पे है। अब सेकेंड यूनिट तक आप लोगों को जितना पढ़ाया है आप लोग एक बार बुक से पढ़िए, कंटेंट देखिए, उसके बाद हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे। नमिता, इसमें जो है आपका नियो क्लासिकल थ्योरी,
जो आप कह रहे हो आईटी कैसे रिमूव कर रही है शॉर्टकमिंग ऑफ क्लासिकल थ्योरीज को। तो जब हम नियो क्लासिकल थ्योरीज की बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था हैबर्लर की थ्योरी, तो हमने उसमें क्या देखा था, हैबर्लर की थ्योरी में डिफरेंस क्या था। क्लासिकल थ्योरी सिर्फ क्या कह रही थी कि लेबर होता है आपका सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बट नियो क्लासिकल क्या कहता है, नियो क्लासिकल ने लेबर के साथ कैपिटल को भी ऐड किया। तो पहली शॉर्टकमिंग तो क्या है कि हमने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से स्विच करके हम कैपिटल पे आए और कैपिटल को भी इम्पोर्टेंस दी। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि वहां पे आप कह रहे थे कि जो वेज रेट डिटरमाइन हो रहा है वो हो रहा है लेबर की कि कितने वर्किंग आवर्स वो लगा रहा है, कितना टाइम दे रहा है प्रोडक्शन पे, उस पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मार्जिनल वैल्यूज तय कर रही हैं वेज रेट, ठीक है। मतलब एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि जो लेबर की लास्ट यूनिट है वो कितना प्रोडक्शन कर पाएगी, वो डिटरमाइन करेगा वेज रेट, ठीक। और एमपी के क्या बताएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल तय करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या है, कैसे उसने मूव किया उसकी शॉर्टकमिंग्स को, वो आपका क्या है कि यहाँ पर हम जो पेमेंट तय करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, वो मार्जिनल बेसिस पे होता है, ना कि लेबर की उस पे होमोजेनिटी पे, ठीक है। वहां पे हम कह रहे थे कि ऑल द लेबर्स आर सेम, वहां पे हम बोल रहे थे सारे लेबर्स क्या है, होमोजेनियस लेबर्स हैं, सबका एक जैसा ही काम करने का स्टाइल है, एक जैसे ही कैपेसिटी है। बट यहाँ पर लेबर का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि एक जैसे लेबर ही रहेंगे, हर एक लेबर की अलग स्टाइल है, हर एक लेबर की डिफरेंट कैपेसिटी है। तो टाइप ऑफ लेबर में भी यहाँ पे चेंजेस लेकर आए। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, आपने यहाँ पर ऑफर कर्व की बात करी, यहाँ पे आपने पीपीसी की बात करी। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं टू डिटरमाइन द ट्रेड। जबकि क्लासिकल में हम कहाँ पे थे, क्लासिकल बेसिकली स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की ही बात करता है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो दोनों थ्योरीज को। क्लियर है ये पॉइंट नमिता? ओके। आप लोग देखिए, जो भी नोट्स आप लोग बना रहे हैं, अगर आप लोगों को चेक कराना है तो आप लोग भेज सकते हो, मेल कर सकते हो मुझको। तो आप लोग पहले बनाइए, या फिर अगर इन बिटवीन कॉलेज खुलता है तो आप आके वहां पे दिखा दीजिएगा। बट अगर आप बनाइए, और बेटर है कि आप सॉफ्ट कॉपी में बना के मुझको मेल कर दीजिएगा, मैं चेक करके आपको उसके बता दूंगी करेक्शंस। चलिए, थर्ड थ्योरी जो हमारी स्टार्ट हो रही है, थर्ड यूनिट की जो हमारी थ्योरीज हैं, वो है आपकी एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, ठीक है। विनिमय दर क्या होती है या एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन है। तो थर्ड यूनिट में हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, एक्सचेंज रेट हमें पढ़ना है यहाँ पे। इसके अलावा हमको टेरिफ पढ़ने हैं कि टेरिफ का क्या इम्पैक्ट होता है और टेरिफ क्या होता है। डिवैल्यूएशन की प्रोसेस पढ़नी है कि डिवैल्यूएशन क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ना है हमें यहाँ पर। और उसके अलावा हमें बात करना है फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन की। तो इस यूनिट में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट थियरीज हैं। बेसिकली ये यूनिट आपकी आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको प्रशुल्क पढ़ना है, विनिमय दर की थियरीज पढ़नी है, भुगतान संतुलन पढ़ना है, अवमूल्यन पढ़ना है। जो चार टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कहाँ से, एक्सचेंज रेट से, विनिमय दर से, ठीक है। तो आपका एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट क्या है या विनिमय दर क्या होती है, या आपका विदेशी विनिमय दर क्या है, हम इसको जब डिफाइन करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज आपका क्या है, हम डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ मनी और क्रेडिट इन वन कंट्री फॉर मनी इन अनदर कंट्री। कि जब दो देशों के बीच में हम कह रहे हैं कि मनी का या फिर क्रेडिट का एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है, तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोल रहे हैं, क्योंकि दो देशों के बीच में मुद्रा का एक्सचेंज हम कर रहे हैं या मनी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में है क्या, इट इज अ मैकेनिज्म वेयर वन करेंसीज वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन अनदर करेंसीज वैल्यू। कि ये एक तरीके की मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या क्या करते हैं कि एक करेंसी की जो वैल्यू होती है, करेंसी का मूल्य एक्सप्रेस करते हैं हम दूसरी करेंसी के फॉर्म में।
तो हम क्या कर रहे हैं कि दो करेंसीज के बीच में हम एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं कि जहां पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी के फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर पाए, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है आपका? द रेट ऑफ एक्सचेंज इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। कि जो आपकी विनिमय की दर है वो है क्या, कि जिस दर पे एक देश अपने यहाँ की करेंसी को एक्सचेंज करता है दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, जिस रेट पे दो करेंसीज एक्सचेंज हो रही हैं वो उस रेट को हम कह रहे हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूं कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज। ठीक है, हमने कहा $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने दो करेंसीज ली, एक $, है एक रुपी है, दो डिफरेंट करेंसीज को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ लेकर आ रहे हैं, और इन दोनों का जब एक्सचेंज होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज। कि किस रेट पे दो करेंसीज आपस में चेंज हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, या किस रेट पर, किस दर पे दोनों करेंसीज का विनिमय पॉसिबल हो पा रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो अगर $1 की वैल्यू 70 रुपए है, ठीक, तो मतलब ₹1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/70। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं 0.0142 $। 1 रुपी इज इक्वल्स टू 0.0142 $। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, या तो हम डॉलर को रुपी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, या तो हम रुपी को डॉलर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, या आप इसको लिख सकते हो 1.42 सेंट। ठीक, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि दो आपकी करेंसीज हैं, जिस रेट पे दो करेंसीज आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, उस रेट को आपने कहा एक्सचेंज रेट या विनिमय दर। तो विनिमय दर या फॉरेन एक्सचेंज रेट को तय करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास दो कंट्रीज और दो कंट्रीज की करेंसीज होना जरूरी है, और उसके बेसिस पे आप विनिमय दर को निर्धारित कर रहे हो कि क्या आपकी विनिमय दर होनी चाहिए। तो हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर इन केस आप ये कहते हो कि $1 इज इक्वल्स टू 68 रुपीज। पहले कुछ टेक्निकल टर्म समझ लीजिए कि इनका मतलब क्या होता है। अगर आपने पहले ही बोला, पहली कंडीशन थी जहां पर $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपए था। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है जहां पे $1 की वैल्यू 68 रुपीज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, या आप कह सकते हैं रुपए का मजबूत होना। ठीक, तो जब भी आपकी ये डिजिट जो आप रेफरेंस पॉइंट लेकर चल रहे हो, अगर ये डिजिट पहले से कम हो जाए, जैसे 70 से अगर ये 68 हो गई, फ्रॉम 70 बिकम 68, तो क्या कहोगे, जैसे ही डिजिट वाइज कम हुई आप बोलते हो रुपी क्या हुआ, स्ट्रांग हो गया, रुपी आपका पहले से मजबूत हो गया, अप्रिशिएट हो गया। और या फिर आप कह सकते हो कि डॉलर में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन, डॉलर कमजोर हुआ है या रुपी मजबूत हुआ है। एट अ टाइम क्या हो सकता है, दोनों में से अगर एक स्ट्रांग हो रहा है तो दूसरी करेंसी वीक होगी ही। अगर एक करेंसी आपकी स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है, तो दूसरी करेंसी आपकी वीक हो जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अर्लियर आप क्या कह रहे थे कि $1 देकर, अगर कोई पर्सन है उसने $1 दिया, उसको 70 रुपए मिल रहे थे, $1 दिया और उसके बदले 70 रुपए गए। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि अभी भी वो पर्सन $1 ही दे रहा है। ठीक है, जिसके पास $US है वो $1 ही प्रोवाइड कर रहा है, पर बदले में उसको क्या मिल रहा है, सिर्फ 68 रुपीज। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से या इंडियन करेंसी के हिसाब से आप क्या कह रहे हो, पहले 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब क्या देना पड़ रहा है, सिर्फ 68 रुपए ही, 68 रुपीज ही देना पड़ रहा है। जबकि ये वाला लेफ्ट साइड आपका सेम है, पहले भी $1 दे रहा था, अभी भी $1 ही कोई दे रहा है, बट रुपीस पहले से कम देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब जो रुपी है वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि इसको हम क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, या फिर रुपए का मजबूत होना। ये क्यों आपका वीक हो रहा है डॉलर, क्योंकि पहले 70 रुपए के बदले $1 मिल रहा था, अब क्या हो गया, 68 रुपीज देकर ही $1 मिल जाएगा, तो मतलब डॉलर आपका सस्ता हो गया।
कोई चीज आप पहले 10 रुपए देकर खरीद रहे थे, अब आप अगर 7 रुपए में ही उस चीज को खरीद ले रहे हो, तो मतलब आप क्या कह रहे हो कि वो वस्तु आपकी सस्ती हो गई, या वो कमोडिटी आपकी चीप हो गई जो आपको कम रेट पे मिल रही है। तो डॉलर के अकॉर्डिंग आप क्या कह रहे हो कि डॉलर डेप्रिशिएट कर गया, डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर कमजोर हो गया। लेकिन रुपी के सेंस में आप क्या कह रहे हो कि रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, रुपी आपका अप्रिशिएट करेगा। तो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है आपका, कि जब डिजिट वाइज 70 से अगर 68 65 पे आ जाए, ठीक है, या कुछ भी डिजिट हो 70 से अगर नीचे आ जाए, तो इसका मतलब आप कह रहे हो दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कि जो करेंसी है वो पहले से मजबूत हो रही है। और अगर यही चीज मैं बोलूं कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज था, और अब $1 इज इक्वल्स टू 74 रुपीज हो जाए, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, इस केस में डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है या डेप्रिशिएट? सेकेंड कंडीशन में डॉलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इन दिस सेंस आप कह रहे हो कि डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है और रुपी डेप्रिशिएट करेगा। क्यों? क्योंकि पहले आप 70 रुपए देकर $1 खरीद रहे थे, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपको उसी $1 के लिए 74 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो डॉलर अभी भी एक ही है, बट अर्लियर यू वर पेइंग 70 रुपीज, अभी आप क्या कर रहे हो, 74 रुपए में $1 खरीद रहे हो। तो इसका मतलब रुपी की जो आपकी डॉलर की वैल्यू है वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, डॉलर पहले से महंगा हो गया है। रुपी के सेंस में अगर आप बात करो तो क्या होगा, पहले $1 देकर 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब $1 देकर आपको $1 के बदले 74 रुपए मिल रहे हैं। तो मतलब वो पहले $1 दे रहा था और 70 रुपए हम उसको दे रहे थे। अब क्या हो रहा है, पर्सन $1 ही दे रहा है, बट आपको उसकी जगह 4 रुपए और ज्यादा एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो मतलब ये वैल्यू आपकी चीप हो गई। तो इन दैट केस जब डिजिट आपका 70, अगर आपने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया है, इससे नीचे गया, तो क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन। और जब डिजिट ऊपर की तरफ बढ़े, 70 से आगे ऊपर की तरफ गया, 71 हो, 2 हो, 78 हो, 90 हो, कुछ भी हो, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, रुपी का कमजोर होना। दोनों टर्म्स की मीनिंग क्लियर है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन की? एक टर्म हम और यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेज। देखिए इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है मोस्टली इंग्लिश में ही यूज होती है, हिंदी की बुक्स में भी इंग्लिश में ही लिखा रहता है आर्बिट्रेज, तो कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में ही पता होंगे। तो आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है कि जहां पे करेंसीज का एक्सचेंज होता है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज हो, जहां पे करेंसीज की ट्रेडिंग हो, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज की प्रोसेस कहते हैं। तो आर्बिट्रेज आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट वेयर इट इज चीप एंड सेल टू द मार्केट वेयर इट इज हाई। मतलब आप कह रहे हो कि ऐसी जगह से करेंसीज को खरीदना जहां पे करेंसी सस्ती हो, ठीक है, और उसको ले जाकर वहां पे बेचना जहां पर करेंसी महंगी हो, क्योंकि एक जो करेंसी है आपकी वो अलग अलग कंट्रीज में अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पे अलग अलग रेट पे करेंसीज अवेलेबल है। तो क्या होता है कि जहां पे सस्ती मार्केट होगी, एज अ बायर आप क्या देखते हो कि जहां पर चीज सस्ती है आप वहां से ज्यादा खरीदोगे, लॉ ऑफ डिमांड आपको यही कह रहा है कि आपके जैसे ही प्राइस कम होगा क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। तो जहां पे करेंसी सस्ती होती है वहां से करेंसीज को परचेज करे कोई पर्सन और उसको ले जाकर कहाँ पर बेच दे जहां पर करेंसी महंगी है, क्योंकि आपने खरीदी अगर मान लीजिए 50 रुपए में और आप इसको ले जाकर बेच रहे हो 70 रुपए में, ठीक है, तो बीच का जो फायदा है 20 का, वो क्या कहलाता है आपका, आर्बिट्रेज गेन। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है, आर्बिट्रेज एक प्रोसेस है ट्रेडिंग के लिए, करेंसी ट्रेडिंग के लिए, जहां पे बाय एंड सेल होता है करेंसीज का। बाय कहाँ से करेंगे, जहां पर सस्ती होगी करेंसी, और ले जाकर सेल कहाँ किया जाता है, जहां पर महंगी होती है करेंसीज। तो इस प्रोसेस को हम आर्बिट्रेज की प्रोसेस कहते हैं। तो ये आर्बिट्रेज की जो प्रोसेस है ये कैसे होती है, आपकी स्पॉट प्राइसेस फॉरवर्ड फ्यूचर प्राइसेस के बेसिस पे। अभी हम उस पर आगे आते हैं कि व्हाट इज स्पॉट प्राइसेस एंड व्हाट इज फॉरवर्ड प्राइसेस।
तो हम ग्रेजुअली उस पॉइंट पे आएंगे। तो कंसेप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी है क्या कि प्राइस एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, कि वो मूल्य जिसपे आप एक करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका फॉरेन करेंसी कहलाएगा। आर्बिट्रेज प्रोसेस ये है आपकी, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि दो करेंसीज आपने लिया, मान लीजिए आप रुपये की बात कर रहे हो, ठीक है, रुपये की वैल्यू यूएस में क्या है और बांग्लादेश में क्या है, दोनों जगह आपको मिलेगी रुपीस की वैल्यू, ठीक है। वहां पे आपका $1 समथिंग यूएस की वैल्यू अलग है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, ठीक है। तो यह आपकी दो तीन अगर आप कंट्रीज लो, इन सब में अलग अलग आपकी वैल्यू होगी। जितनी सस्ता आपका, जितना सस्ता बांग्लादेश में होगा उतना सस्ता आपका यूएस में नहीं होगा रुपी। तो जो पर्सन ट्रेडिंग करता है करेंसी की, वो क्या करेगा? खरीदेगा जाके बांग्लादेश से, क्योंकि वहां पे बहुत सस्ती है, इसको ले जाकर बेच देगा यूएस में। जैसे अगर आपने कोई चीज, मान लीजिए आप कोई शॉपकीपर हो, तो आपने क्या किया, आपने किसी लोकल मार्केट से, जहाँ पे होलसेल की मार्केट है, ऐसे समझो कि होलसेल की मार्केट में आप गए, जो चीज आपको मार्केट में मिलती है, मार्केट में मान लीजिए आपको कोई चीज 150 रुपए की मिल रही है, ठीक है, आप होलसेल मार्केट में गए, वहां पे वो चीज थोक में बनती है, बल्क में बनती है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको 110 रुपए में ही मिल जाए। तो आप जाते हो ऐसी जगह जहाँ पे आपको सस्ती चीज मिले, ठीक है, आपने होलसेल मार्केट से खरीदा, फिर आप अपनी लोकल मार्केट में आए, आपने इसको 170 में बेच दिया या 150 में बेच दिया। तो हुआ क्या, आपने खरीदा कहाँ से जाकर? जहाँ पे वो सस्ता था, ठीक है, सस्ती जगह से आपने खरीदा और महंगा करके दूसरी जगह पे बेच दिया। तो बीच का जो मार्जिन होता है वो आपने क्या किया, एज अ गेन अपने पास रख लिया। तो यही चीज जब हम इंटरनेशनल उसमें करते हैं, करेंसीज के ट्रेडिंग में करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या है? बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक होता है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा होता है फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं स्थिर विदेशी विनिमय दर और दूसरी है आपकी तैरती हुई विदेशी विनिमय दर। तो जब आपकी फिक्स्ड है और फ्लोटिंग है, नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड आपकी क्या होगी कि किसी चीज पे, किसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्या कर रखा है, स्थिर कर रखी है, सेट कर रखी है कोई फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो वो आपकी कहलाती है फिक्स्ड। फिक्स्ड आपकी कब है? when government fixes the rate of exchange for its own currency, it is called the fixed exchange rate और official exchange rate। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जब सरकार कोई विनिमय दर को स्थिर कर दे, ठीक है, किसी विनिमय दर को सेट कर दे कि विनिमय दर यही होनी चाहिए, सरकार की तरफ से पहले ही विनिमय दर अगर निर्धारित कर दी जाए, डिटरमाइन कर दी जाए, तो वो कहलाती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कैसे फिक्स की जाएगी इसको, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को? वो हम एक सेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, या गवर्नमेंट सेट करती है किसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मतलब कोई एक ऐसा मानक होता है जिसके बेसिस पे सरकार उसको तय कर रही है। यूजुअली ये मानक क्या लिया जाता है? गोल्ड स्टैंडर्ड को, या किसी प्रीशियस मटेरियल को, किसी बहुमूल्य धातु जो होती है उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज को गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। तो बेसिकली क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर कोई स्टैब्लिश्ड करेंसी हो अगर, तो हम कहते हैं वो क्या होगी, उसके बेसिस पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को सरकार तय करती है। तो या तो गोल्ड के हिसाब से तय होगी या फिर एस्टैब्लिश करेंसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू जब एक्सचेंज रेट, तो हम उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का नाम देंगे। यहाँ पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, ना मॉनेटरी पॉलिसीज आएंगी, ना फिजिकल पॉलिसीज आएंगी, ना मार्केट का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सरकार का केवल रोल है, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट को सेट कर देगी। लेकिन जो आपका सेकेंड पार्ट है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर तैरती हुई जो आपकी एक्सचेंज रेट है, विदेशी विनिमय दर है, ये कैसे आपकी निर्धारित होती है? जब मार्केट फोर्सेस अप्लाई हो। द मोमेंट यू से कि मार्केट फोर्सेस यहाँ पर वर्किंग है, यहाँ पे ऑपरेट कर रही है मार्केट फोर्सेस, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो
कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट यहाँ पर फिक्स होगी। जो डिमांड और सप्लाई का प्रेशर होगा ये इन्फ्लुएंस करेगा इकोनॉमी को, और ना ही सिर्फ डिमांड सप्लाई, इंटरनेशनल इवेंट्स का भी इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलता है। तो जब आप फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, तैरती भी बात कर रहे हैं, तो आप अपनी इकोनॉमी के साथ साथ बाहर की इकोनॉमी में भी क्या चल रहा है, बाहर का सिनेरियो क्या है, उसका इम्पैक्ट भी अपने एक्सचेंज रेट पे देखते हो। तो जो फ्लोटिंग है आपकी, ये फर्दर आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक आपका होता है फ्रीली फ्लोटिंग, एंड सेकेंड है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक, एक पूर्णतः आपकी तैरती हुई है और एक है मैनेज करी हुई जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो। ठीक है, सामंजस्य के साथ जो तैरती हुई विनिमय दर होगी उसको मैनेज्ड फ्लोटिंग कहेंगे, और जो फ्रीली फ्लोटिंग है वो पूरी तरीके से जो तैरती हुई विनिमय दर है उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप फ्रीली फ्लोटिंग की बात करते हो तो आप क्या बोलते हैं इस पे, कि यहाँ पर सरकार का रोल नहीं है, यहाँ पर सरकार नहीं कर रही है, इसको फिक्स नहीं कर रही है एक्सचेंज रेट। ठीक है, ना यहाँ पे सरकार का रोल है, गवर्नमेंट का भी नहीं है, ना ही यहाँ पर सेंट्रल बैंक का रोल है। ठीक, मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो ना ही गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ कर रही है, ना ही सेंट्रल बैंक या आरबीआई कुछ कर रही है। कर कौन रहा है, कि पूरी तरीके से मार्केट का जो भी रोल है पूरी तरीके से किस पर डिपेंड कर रहा है, कि डिमांड कितनी हो रही है और सप्लाई कितनी हो रही है। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वहां पर एडजस्टमेंट हो जा रहा है फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का। कि जैसे हम एडम स्मिथ की कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कि मार्केट में फोर्सेस लगातार काम कर रही हैं, एक्सपेक्टेशंस लगातार काम कर रही हैं, उसके बेसिस पे आगे का प्रोडिक्शन हो रहा है, प्रोडिक्शंस के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट को निर्धारित कर रहे हैं। तो जब पूरी तरीके से ये चीजें फोर्सेस बेस्ड है तो हम कह रहे हैं ये आपका फ्रीली फ्लोटिंग है, मार्केट फोर्सेस पे ही पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है। बट इन रियलिटी ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग आपका क्या है, व्हेन गवर्नमेंट इंटरवीन थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होगा फिस्कल पॉलिसी के फॉर्म में, सेंट्रल बैंक का भी रोल होगा किसमें, मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्म में। तो जब आपकी इकोनॉमी में डिफरेंट पॉलिसीज के बेसिस पे एक्सचेंज रेट निर्धारित हो रही है, मार्केट फोर्सेस भी है यहाँ पर, प्लस पॉलिसी इंटरवेंशन भी है, तो उन दोनों के एडजस्टमेंट के थ्रू जो एक्सचेंज रेट निर्धारित होगी उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है, आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही इंडिया में फॉलो होता है। तो एक्सचेंज रेट में आपके बेसिकली दो पार्ट्स थे, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। फिक्स्ड आपका जब गवर्नमेंट गोल्ड के हिसाब से या किसी बाहर की करेंसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सचेंज रेट को निर्धारित कर दे, वो आपकी क्या कहलाती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एंड फ्लोटिंग जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट का रोल हो जाता है, मार्केट के हिसाब से, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो, तो वो आपकी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहलाएगी। क्या रिपीट करना है, अभिषेक बताइए। मैनेज्ड फ्लोटिंग, देखिए मैनेज्ड फ्लोटिंग की बात जब मैं कर रही हूँ, मैनेज्ड फ्लोटिंग में अगर मैं कह रही हूँ जहाँ पे पॉलिसीज का इंटरवेंशन हो रहा है मार्केट के साथ, तो मतलब पॉलिसीज का इंटरवेंशन क्या, जब अगर मैं बोल रही हूँ फिस्कल पॉलिसी, तो मतलब सरकार क्या कर रही है यहाँ पर, जो आपका फिस्कल है, फिस्कल क्या बताता है, आपका टैक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स बना रही है। ठीक है, अगर सरकार मान लीजिए अपने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ रूल बना रही है, ठीक है, पब्लिक जो इसका डेट है उससे रिलेटेड कुछ रूल बना रही है, जो इसको फॉरेन बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट रेट पे करना है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स बना रही है, तो ये सब क्या है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस पर कुछ टैक्स लगेगा, चाहे आप किसी भी फॉर्म में करो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में करो, चाहे आप किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, बिटकॉइन में कर रहे हो, कहीं से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और नॉर्मल आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो भी टैक्स तो लगना है, क्योंकि कैपिटल है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सरकार का रोल क्या है, कि वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करे अगर एक्सचेंज रेट को, तो वो आपका फिस्कल पॉलिसीज का इंटरवेंशन है। सिमिलरली अगर आप कह रहे हो मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरवेंशन हो रहा है, तो आरबीआई क्या करती है, जब आरबीआई अपने रेट्स को तय कर रही है, जो वो इंटरनल रेट को तय करेगी एक्सचेंज रेट, उससे क्या होगा, प्रभावित होगा। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या है, इकोनॉमी में रेपो रेट कितना मिल रहा है, यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे तो उस इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिल रहा है, ये डिटरमाइन करेगा कि फर्दर इंसान इंटरनेशनल एसेट पे इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा।
तो यहाँ पे क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट करेगी फॉरेन रिजर्व को। तो इसके थ्रू जब आपकी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी मार्केट फोर्सेस प्लस गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सरकार ने एक बारी में ही गोल्ड के मानक के फॉर्म में एक रेट तय कर दिया, इसमें कोई मार्केट फोर्सेस नहीं काम कर रही, कोई पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं है, तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा। फ्लोटिंग में पॉलिसीज भी आएंगी और मार्केट फोर्सेस भी आएंगी। क्लियर है? ओके, मैं मेल आईडी अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगी ग्रुप में। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू क्लास।